कल अपन ने क्या किया था, सब एजेंट वाला पॉइंट पूरा कर लिया था। अपने को सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सिचुएशन दे देंगे, कई बार कुछ क्वेश्चंस में अपने को भी कंफ्यूजन होगा कि सर ये सब एजेंट का पॉइंट है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का पॉइंट है। कई बार होगा और ये बहुत नॉर्मल बात है, इसलिए चिंता नहीं करने का। तो सर सब एजेंट के लिए तो अपन ने सिचुएशन पढ़ी थी। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने फर्दर सब एजेंट को अपॉइंट किया। बेसिकली क्या सब एजेंट को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं सर, बेसिकली तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब एजेंट दो तरीके से, कि सर या तो सही से अपॉइंट हुआ हुआ होता है या फिर अनऑथराइज्ड वे में अपॉइंट हुआ हुआ होता है। यदि सही से अपॉइंट हुआ हुआ होता है तो, और अनऑथराइज्ड वे में अपॉइंट हुआ हुआ होता है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, वो सब अपन ने कल डिटेल में कवर कर लिए थे। आज अपन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, कभी स्कूल जाते हो, वहां पर पता होता है कि मैथमेटिक्स का पीरियड है, ठीक है, लेकिन मैथ्स की टीचर तो एब्सेंट है। तो उन मैथ्स की टीचर की जगह लेने के लिए दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता है या नहीं आता है? यस सर, आ गया वर्ड समझ में? आ गया वर्ड समझ में और कंसेप्ट समझ में कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है, यानी कहीं ना कहीं ओरिजिनल एजेंट हटेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। आइए, सब एजेंट पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की तरफ अपन चलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या फिर को एजेंट। आइए, हु इज द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? कनव पढ़ हमारे लिए। Yes, sir. A substituted agent is a person appointed by the agent according to the express or implied authority of the principal to act on behalf of the principal in the business of agency, section 194. Such a person is an agent of the principal and is responsible to him. तो Example सर पढ़ना है सर. एक मिनट, हाँ। तो सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या होता है कि सर प्रिंसिपल ने इस आदमी को अपॉइंट किया, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढ के ला रहा है जो डायरेक्टली इसका एजेंट बनेगा। जबकि सब एजेंट में क्या हो रहा था, सिचुएशन ऐसी बन रही थी, ये बीच में कनेक्टिंग लिंक था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये जो एजेंट अपॉइंट हुआ है, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाएगा जो कि डायरेक्टली प्रिंसिपल का एजेंट बनेगा कोई काम करने के लिए। सो अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने इसको या तो एक्सप्रेसली बोला है कि ये ऐसा आदमी ढूंढ के मेरे साथ में एजेंट जैसे अपॉइंट करवाओ काम करने के लिए, या इम्प्लाइड वे में किसी भी तरीके से ये काम करने का बोला है, ठीक है। टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, सच अ पर्सन इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इज रेस्पॉन्सिबल टू हिम। सर ये एजेंट है डायरेक्टली प्रिंसिपल का और इसको रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नंबर वन। जबकि उधर क्या होता था, सर सब एजेंट अपने कामों के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल रहता था कि सर एजेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल। हाँ, यदि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड था तो प्रिंसिपल भी उसके कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन यदि इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड था तो सर सब एजेंट के कामों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल कि सर एजेंट रेस्पॉन्सिबल। ये बात ध्यान रखना। बट इधर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में सर ये डायरेक्टली इससे लिंक्ड होता है और इसके कामों के लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो सर एजेंट का क्या है, क्या काम है, ये ढूंढ के इसको लेके इसके अंडर में जुड़ाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ भी। Example, A direct B his solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B names C an auctioneer to conduct the sale. C is not a sub-agent but is agent for the conduct of the sale. ठीक है, क्या था कि सर कनव जी क्या हो गया, सब सही है? मैं कहा अलग अलग चेहरे क्यों बना रहे हो, कुछ तो हो गया। हाँ सर. हम्म। नहीं सर इसलिए बात. कोई बात नहीं, आ जाइए। तो सर हमारे कनव के पास में बहुत सारे एंटीक आइटम्स थे, ठीक है। इसके दादाजी को शौक था कि है ना पुराने पुरानी चीजों को इकट्ठा करके और उनको साफ सूफ करके सजा के अपने कलेक्शन में रखने का। वो सारा का सारा अपना माल ताल किसको देके गए, कनव को देके गए, ठीक है सर। अब कनव तो न्यू जनरेशन आदमी है, ठीक है सर। तो न्यू जनरेशन ने सोचा क्यों नहीं इससे पैसे बनाए जाए। तो कनव ने एक जो एंटीक आइटम्स में समझते थे मिस्टर एक्स,
उनको अपॉइंट किया एज एन एजेंट कि देखो ये सिचुएशन ये है, मेरे पास बहुत सारे एंटीक आइटम्स हैं, आप मेरे एजेंट हो, आपका काम क्या है, आप समझते हो इन चीजों को देखते हुए कि इनकी क्या वैल्यू है और ये कहाँ तक जा पाएंगे, मतलब तो इनको कौन बेस्ट बेच पाएगा, तो आप मेरे लिए एक ऑक्शनियर ऐसा अपॉइंट कीजिए जो इन चीजों में समझता है और इनकी बेस्ट वैल्यू निकाल के ला सके। तो सर अब इसको क्या काम दिया गया कि आप मेरे लिए एक ऑक्शनियर अपॉइंट कीजिए जो मेरी चीजों को बेच सके। एजेंट का काम सब एजेंट ऑक्शनियर जैसे ढूंढ के उसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करवा देना है। तो ये हो गया कनव, ये हो गया मिस्टर एक्स जो एजेंट जैसे हैं, और मिस्टर एक्स ने जो ऑक्शनियर ढूंढा कनव से जुड़वा दिया वो हो गए एजेंट। ये एजेंट नंबर 2 जिसको हम सब्सटीट्यूटेड एजेंट बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ठीक है, वो डायरेक्टली कनव से जुड़ेगा और इसका काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर अब वहां तो सब एजेंसी में तो अपन ने पढ़ा था कि सर ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाता है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर नहीं होता है सर? ये आपस में कनेक्शन और फिर ये आपस में कनेक्शन, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 ऐसे कनेक्ट होते हैं। जबकि सर यहाँ पर तो ऑक्शनियर का डायरेक्ट कनव से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है सर? बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ वही फटाफट कनव। Privity of contract. In case of a substituted agent or co-agent, there is direct privity of contract between the principal is and the co-agent. बिटवीन द प्रिंसिपल एंड दी को एजेंट, को एजेंट या सब्सटीट्यूटेड एजेंट एक ही बात है। को क्यों बोला है, क्या कि हो सकता है ये भी एग्जिस्ट कर जावे और ये भी एग्जिस्ट कर जावे, दोनों को एजेंट जैसे। ठीक है, जबकि हो सकता है ये हट भी जावे और ये रह जावे, तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट या फिर को एजेंट दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। वर्ड से ही पकड़ लो कि सर क्या, या तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ये और ये, तो को एजेंट्स हो गए, या फिर ये हटके इस अपनी जगह इसको ये लगा दिया कि बस मेरा काम यहीं तक था, मेरा पूरा हो गया, अब तू डायरेक्ट, तो ये सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ठीक है, तो सर देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द सब एजेंट, जो अपन ने कल पढ़ा था उसके बीच में थी क्या? नहीं सर। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग डूइंग, सर वो जानबूझ के गलत कर रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है तो फिर वहां पर गलत जरूर जरूर पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सर ये तो एक्चुअल में क्राइम हो गए ना, क्रिमिनल रॉन्ग हो गए ना, फ्रॉड कर रहे हो या तो सर फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिविल उसकी जरूरत, सिविल के पीछे अटकने की जरूरत नहीं है। क्राइम कर दिया तो क्राइम के लिए तो आप उनका गला पकड़ ही सकते हो, जिसमें भी क्या है, सब एजेंट की बात कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूटेड एजेंट में तो क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो चाहे कुछ भी कर रहा है आप उसके लिए उसके ऊपर केस ठोक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एजेंट्स ड्यूटी वाइल नेमिंग सब्सटीट्यूटेड एजेंट, ये मेन मुख्य बात है जो इस पूरे टॉपिक की सबसे मुख्य बात क्या है कि सर जब कनव ने मिस्टर एक्स को एजेंट जैसे अपॉइंट किया कि मेरे लिए एक ऑक्शनियर ढूंढ के लाओ आप, तो सर इसकी ड्यूटी क्या होती है कि ठोक बजा के इस आदमी को ढूंढ के लाए। यूं ही अपनी मस्ती मस्ती में किसी को ढूंढ के नहीं ले आए कि ये कर लेगा। ठीक है, यदि इसने अपना काम मिस्टर एक्स ने एज एन एजेंट ऑक्शनियर को ढूंढने का प्रॉपरली नहीं किया, तो इसका इसके ऊपर क्या रिपरकशन आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी है कि इसको जो भी सब्सटीट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करने के लिए बोला गया इसको प्रॉपर केयर वगैरह इन सब के साथ में करनी है। ठीक है, तो एजेंट्स ड्यूटी वाइल नेमिंग सब्सटीट्यूटेड एजेंट पढ़ भाई। An agent in appointing a co-agent must exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. If he does this, then he is not responsible to the principal for the acts of negligence of the co-agent. ठीक है, Example, एग्जाम्पल रुक a जा। एजेंट का काम क्या है कि सर वो जो भी सब्सटीट्यूटेड एजेंट, ये एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट या को एजेंट जिसका भी नाम ले रहा है अपॉइंट करने के लिए, सर उसी तरीके से करना है जैसा एक नॉर्मल आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस, अपने खुद के केस में, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर द सेम सेट ऑफ गिवन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं यार, ये आने चाहिए। ठीक है, और a man of ordinary prudence in his own case would appoint in the same given set of circumstances, वैसे ही इसने यदि काम किया है
तो फिर बस इसने सब एजेंट अपॉइंट करते हुए प्रॉपर केयर वगैरह एक्सरसाइज कर ली है। ठीक है सर। So, an agent in appointing a co-agent must exercise same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. If he does this, यदि उसने ऐसा कर लिया कि प्रॉपरली अपॉइंट किया है, प्रॉपर चीजों का ध्यान रखा है, then he is not responsible to the principal for acts of negligence of the co-agent. सर, इसने पूरा ध्यान रखा ऑक्शनियर या सब एजेंट को अपॉइंट करते हुए, उसके बावजूद भी इस गधे ने नेग्लिजेंस कर ली, ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ कर लिया, तो उसके लिए ये एजेंट जिसने इसको सब एजेंट को अपॉइंट किया या को एजेंट को अपॉइंट किया, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसने भोग बजाने की अपनी ड्यूटी को पूरा किया था। जो इसने मजाक मजाक में कि मैं एजेंट हूं, एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट को अपॉइंट कर देता हूं, जो इसने मजाक मजाक में इस एजेंट को अपॉइंट कर दिया, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जिस तरीके से करता वैसे नहीं किया, और फिर इसने कोई नेग्लिजेंस कर दी, तो उसके लिए इसको तो जिम्मेदार ठहराया ही जा सकता है, इसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, इसलिए इस बंदे ने गड़बड़ झाला काम किया है, इसलिए तुम भी जिम्मेदार। ठीक है। तो एजेंट की ड्यूटी क्या है सब एजेंट को अपॉइंट करते हुए या को एजेंट को अपॉइंट करते हुए? एजेंट की ड्यूटी है बेटा कि प्रॉपरली जिस तरीके से अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने खुद के गिवन केस में गिवन सर्कमस्टांसेस में अपॉइंट करता है, वैसे ही किया है, तो बस उसकी ड्यूटी पूरी, फिर आगे के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं, और ये नहीं किया तो फिर ये भी रेस्पॉन्सिबल बेवकूफी के लिए, और ये भी रेस्पॉन्सिबल। बोलो जी, समझ में आया? यस। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं दो, और सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में से सेकंड पोर्शन खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद में हम डिफरेंस पढ़ेंगे सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आइए एग्जाम्पल पढ़। X consign goods to Y, a merchant for sale. Y's due course employs an auctioneer in goods to sell goods off and also allows him to receive the proceeds of sale. The auctioneer becomes insolvent afterwards without handing over the proceeds. Here, Y will not be responsible to X as he has discharged his duties as a man of ordinary prudence and diligence. देखो, एक्स ने अपने कुछ गुड्स मिस्टर वाई को कंसाइन किए बेचने के लिए, ठीक है, एज एन एजेंट, और वाई ने इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉय किया एक ऑक्शनियर को, जो कि उन गुड्स को बेचता है वैसे बेचने के लिए। ठीक है सर, पूरा सर सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करने की बातें चल भी रही थी कि मैं तेरे को माल देता हूँ, तू किसी के भी थ्रू खपा देना इसको। तो इसने फिर एक ऑक्शनियर को ढूंढा और अपना जो भी नॉर्मल तरीके से था उसको गुड्स दे दिया, थोड़ा बहुत जो भी ध्यान रखना था वो रख लिया। ठीक है। तो और उसको क्या, वाई ने जिस ऑक्शनियर को अपॉइंट किया ना कि तू मेरा माल बेच भी दे और हमारे बिहाफ पे सेल प्रोसीड्स भी रिसीव कर लेना, हम तेरे से बाद में लेंगे। तो ऑक्शनियर इंसॉल्वेंट हो गया बाद में, विदाउट हैंडिंग ओवर द प्रोसीड्स टू वाई, जो कि एक्स को देता। सर क्या इसने कुछ गड़बड़ किया या इसने ध्यान नहीं रखा अपॉइंट करते हुए? नहीं सर, इसने पूरा ध्यान रखा था, वो हो गया बाद में, प्रोसीड्स मिलने से पहले ही, बेचे हुए माल का प्रोसीड्स मिलने से पहले ही वो हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। Here Y will not be responsible to X as he has discharged his duties as a man of ordinary prudence and diligence. उसने अपना काम ढंग से किया था, ये बाद में इवेंट हो गया तो इसके लिए वो जिम्मेदार थोड़ी है यार, उसने अपना काम प्रॉपरली ढंग से किया था। ठीक है। हाँ, इम्प्रॉपरली किया होता, पूरे मार्केट में खबर थी कि वो तो ऑक्शनियर तो इंसॉल्वेंट होने वाला है, फिर भी कर दिया, तो फिर वाई ने जो ऑक्शनियर अपॉइंट किया, इसने जो इससे जो गड़बड़ है उसके लिए वाई का गला पकड़ा जा सकता है यदि उसने अपना काम ढंग से नहीं किया तो। आप एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस यदि ये सुन लेते कि यार ये तो ऑक्शनियर तो दिवालिया होने वाला है, तो क्या उसको काम देते? नहीं सर, इसने पूरा पता करके किया, हाँ बाद में ऐसा इवेंट हो गया, तो दैट इज अ डिफरेंस। प्रिशा जी बताइए, प्रिशा जी बताइए। सर जरूरी थोड़ी ना मार्केट में इन्फो होने के बाद भी उसको पता हो, मतलब उस केस में क्या होएगा? मैं ये कह रहा हूं यदि उसने अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस किया और फिर भी था, जबकि सेकंड केस जो मैंने बोला जिसपे तू क्वेश्चन पूछ रहा है, जरूरी नहीं है, लेकिन है ना, पता होते हुए भी उसको अपॉइंट किया कि ये दिवालिया हो सकता है, तो फिर इसने अपना काम पूरा किया क्या, ऑर्डिनरी प्रूडेंस से किया क्या? नहीं किया ना, मैंने वो बोला है। समझा? ओके सर। ठीक है। स्कूल से कैसे अटेंड कर रहे हो रे?
सर वाइवा नहीं खत्म हुआ तो हम लोग दूसरी क्लास में आके बैठ गए, खाली क्लास में। गजब, मेरी पॉपुलैरिटी अपने चरम पे है, मतलब बच्चे स्कूल में मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वाह। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर। A instructs B, a merchant, to buy a ship for him. B employs a ship surveyor of good reputation to choose a ship for A. The surveyor makes the choice negligently, and the ship turns out to be unseaworthy and is lost. B is not, but the surveyor is responsible to A. ठीक है भाई, मेरे को एक शिप खरीदना है, एक्स ने बोला वाई को मेरे को एक शिप खरीदना है, आदमी ढूंढ के ला जो सर्वेयर के हिसाब सर्वे करके बताए ये शिप खरीदने लायक है नहीं। इसने बहुत ध्यान से एक सर्वेयर को ढूंढा कि देखो ये इसके काम की तारीफ हो रही है मार्केट में। अब इसने तो अपना ड्यूटी अच्छे से कर दिया, सर्वेयर ने नेग्लिजेंटली शिप के लिए हाँ बोल दिया। ठीक है बोल दो, कई बार होता है जिस जने की अच्छी रेपुटेशन होती है वो नहीं करता है अपना काम पूरा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो सर अब क्या मिस्टर वाई सर्वेयर की नेग्लिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है? नहीं सर, इन्होंने अपना काम प्रॉपरली पूरा किया था। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट भी एग्जाम में आने लायक है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी एग्जाम में आने लायक है। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी एग्जाम में आने लायक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है। इस टॉपिक से कुछ मत छोड़ना, हर तरीके से सोचना समझना। चलिए सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। पहला डिफरेंस पढ़ भाई, पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा। Okay, sir. Basis, direction, or supervision. Sub-agent does his work under control and direction of agent. Substituted agent works under instruction of principal. सर देखो, चार्ट के डायग्राम से ही अपने को समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट। तो सब एजेंट अंडर कंट्रोल ऑफ एजेंट, जबकि इधर प्रिंसिपल, एजेंट, को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, तो ये तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है ना, वर्क्स अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एजेंट, इधर पर सब एजेंट में। Sub-agent agent not only appoints a sub-agent but also delegates to him a part of his own duties. Substituted agent does not delegate any part of his task to substituted agent. ये अपना खुद का काम इसको नहीं देता है, जबकि इधर ये खुद का जो काम प्रिंसिपल से मिला है उसका एक हिस्सा या पूरा सब्स्टिट्यूट सब एजेंट को दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ ही है, बस मतलब समझा हुआ ही है, पढ़ लो। There is no privity of contract between principal and sub-agent. Privity of contract is established between principal and substituted agent. ठीक है, इधर होती है इधर नहीं होती है। नेक्स्ट, आंसरेबिलिटी ऑफ सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट टू द प्रिंसिपल। क्या ये इसको आंसरेबल है या क्या ये इसको आंसरेबल है? आइए पढ़ते हैं। Sub-agent is responsible to the agent alone and is not generally responsible to the principal. Substituted agent is responsible to the principal and not to the original agent who appointed him. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो डायरेक्ट इसको रेस्पॉन्सिबल होगा, जबकि इधर सर इसके कामों के लिए प्रिंसिपल जब प्रॉपरली ऑथराइज्ड होता है तो प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल, पर ये अपने कामों के लिए प्रिंसिपल इसका गला पकड़ सकता है क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल हमेशा एजेंट का गला पकड़ेगा जो इसका फर्दर गला पकड़ सकता है, डायरेक्टली ये इधर वो कहते हैं ना पंजा नहीं मार सकता है। सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू दी एजेंट अलोन एंड नॉट जनरली रेस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल। ठीक है, वेयर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में तो ये भैया डायरेक्ट कनेक्शन है। आइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट जो ये है या ये है, इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आइए पढ़ते हैं। Agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent. Agent is not responsible to the principal for the acts of substituted agent. अनलेस ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस इन अपॉइंटिंग। ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ा है ना, सीखा है ना अपन ने। यस। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। Sub-agent has no right of action against the principal for remuneration due to him. Substituted agent can sue the principal for remuneration due to him. भाई एजेंट ने जो सब एजेंट को पैसा देने का वादा किया था वो नहीं मिला, तो इस केस में तो वो प्रिंसिपल का गला नहीं पकड़ सकता है, पर इस केस में वो पकड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट।
Sub-agents may be improperly appointed. Substituted agents can never be improperly appointed. पढ़ा था ना कल अपन ने कि सब एजेंट प्रॉपरली और अनऑथराइज्ड वे में दोनों तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट तो कभी भी अनऑथराइज्ड वे में अपॉइंट हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एजेंट पढ़ना भी। The agent remains liable for the acts of the sub-agents as long as the sub-agency continues. The agent's duty ends when he has named the substituted agent. Agent remains liable for the acts of the sub-agents as long as the sub-agency continues. सर ये इसके कामों के लिए तब तक रेस्पॉन्सिबल रहेगा जब तक कि इसकी और इसकी सब एजेंसी कंटिन्यू हो रही है, तब तक इसके हर काम के लिए एजेंट रेस्पॉन्सिबल। जबकि द एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस ही हैज नेम्ड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर इसने अपना काम प्रॉपरली करते हुए जब इसको जिस दिन अपॉइंट करवा दिया उस दिन से इसकी ड्यूटी खत्म। ठीक है, आगे के कामों के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। तो ये 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखना। 4 नंबर के लिए या ज्यादा नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस कोशिश कीजिए हमेशा 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें। एक तो टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें, ठीक है, टेबल बना के डिफरेंस वाला क्वेश्चन। दूसरा, न केवल टैबुलर फॉर्मेट बट 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, इजीनेस रहेगी, नंबर मिलने के वो ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट चलिए जी, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। सर करीब 9 ड्यूटीज या लाइबिलिटीज हैं एजेंट की। क्या क्या है कि सर ड्यूटी क्या क्या है या लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन एक एजेंट के क्या क्या होते हैं, एक एक पढ़ भाई कनव, एक एक पढ़ फिर स्टॉप लगाना। Yes, sir. 1. Duty to follow instructions or customs. या तो जो एजेंट को प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करें, या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस या काम धंधे का कोई कस्टमरी प्रैक्टिस होती है वो फॉलो करें, ये उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है। सेकंड, Duty of reasonable care and skill. आंसर व्हाट इज रीजनेबल केयर एंड स्किल? Sir, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल? sir कह रहा है What is the meaning of reasonable care and skill in law? The reasonable care तो वो है he has to take care as a man of ordinary prudence will take care of if it was his belonging. As a But man skill of तो ordinary prudence would take care of his own matters in the same set of given circumstances. ये तीनों बातें आनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको क्या सिखाया है, रीजनेबल वर्ड कहीं पर भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है कि किस मैटर में क्या रीजनेबिलिटी रहेगी, वो डिप्लोमेटिक बात है, केस टू केस बेसिस पे चेंज होती है। ठीक है, रीजनेबिलिटी का लेवल हर केस टू केस बेसिस पे चेंज करेगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू टेक रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल। हम आपसे एक्सपर्ट केयर और एक्सपर्ट स्किल अप्लाई करने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आपसे रीजनेबल केयर और स्किल अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। सर जो भी माल बेचा है, जितना बेचा है, जिस रेट में बेचा है, जितना पैसा आया है, वो प्रॉपर बता के प्रिंसिपल को और देना है। यदि बीच में ऐसा कर रहा है कि कनव ने अपॉइंट किया एंसल को अपना एजेंट, एंसल माल तो बेच के आ गया 10 लाख रुपए में, कनव को बता रहा है 9 लाख में बिका है, ठीक है, बीच में 1 लाख खुद डकार गया, तो ये अपनी ड्यूटी प्रॉपर अकाउंट्स देने की पूरी नहीं कर रहा है। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। फोर्थ, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। यदि कभी एजेंट किसी कंफ्यूजन में फंस जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाता है, तो सबसे पहले क्या काम होता है कि प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके मार्गदर्शन लेवे। मार्गदर्शन मतलब उससे प्रॉपर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके से लेवे, डायरेक्शंस लेवे कि सर ये सिचुएशन होगी, ये प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या करना है बता दो। ठीक है, तो पहले ये करे। सो
duty to communicate with the principal. Next, duty not to deal on his own account. सर, कनव ने किसी को, मान लो एंसल को, अपना एजेंट बनाया कि जाके मार्केट से 1 टन लोहे का सरिया खरीद के ला। 1 टन लोहे का सरिया खरीद के ला। सर, एंसल को वो खुद के बेसिस पे नहीं दे देना है, यहाँ पर खुद खरीद के या तो नहीं, या इसके पास पड़ा था वो वाला नहीं देना है, क्योंकि ओन अकाउंट पे डील नहीं करना। इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे अपन, क्योंकि उससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा एजेंसी ड्यूटी का और सप्लायर का। ठीक है, तो भले ही सेम रेट पे भी दिया हुआ हो तो उस बेसिस पे देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेम रेट पे भी दे रहा हूँ पर ओन अकाउंट में नहीं कमाना है प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि दो ड्यूटीज आपकी क्लैश हो जाएंगी फिर, इसलिए। पर देखते हैं आगे कुछ टेक्स्ट में अदरवाइज लिखा हुआ हो तो इट इज द ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट खुद बन के थर्ड पार्टी के सामने खुद से बन के ज्यादातर डीलिंग नहीं करनी है। हाँ, ये इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं। ओन अकाउंट से डील नहीं करना है कि पहले इससे खरीद लिया फिर प्रिंसिपल को बेच दिया। डिटेल्स अपन देखेंगे। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। सर, सब एजेंट को बेसिकली सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना है। अपना काम जो आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको दिया गया है, जिसमें आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप पर्सनली करें, उसको डेलीगेट फर्दर नहीं करना है। हाँ, यदि नेचर ऑफ वर्क चाहता है कि काम डेलीगेट हो तो फिर डेलीगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमरी प्रैक्टिस चाहती है कि डेलीगेशन हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इट इज हिज ड्यूटी। ड्यूटी, अच्छा, उसके लिए क्या ये लियन एक्सरसाइज कर सकता है कि जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे मैं तुमको तुम्हारा नहीं दूंगे? हाँ, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव ड्यूरिंग एजेंसी। कई बार एजेंट को, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अपॉइंट करता है, उस दौरान एजेंट को बहुत सारी अंदरूनी बातें पता पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता पड़ती है। सो इट इज ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव ड्यूरिंग एजेंसी, नहीं करनी है। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। वही इसी से ओन अकाउंट वाला, और इसी से कि सर बताया 10 लाख का माल का 9 लाख सीक्रेट प्रॉफिट बना दिए। ठीक है, और ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव ड्यूरिंग एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, नहीं करना है, क्योंकि वो आपको विश्वास उसमें मिली है। देखो, मैंने आपको बताया ना कि सर जब अपन ने पार्टनरशिप 1932 वाला पढ़ा था तो उसमें एक बात थी। क्या बात थी? कि सर सारे पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के एजेंट्स हैं, एक दूसरे से सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है सर, एक दूसरे को अपने कामों से बाइंड कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों स्वीकार करते हैं वो? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कि तू जो भी काम करके आएगा उससे हम और पूरी फाइंड बाइंड होना स्वीकार करते हैं। आपस में इतना विश्वास है कि ये जो भी करेंगे वो फर्म के बेनिफिट और सबके कॉमन बेनिफिट के लिए करेंगे। ठीक है सर, तो सर क्या अपन एजेंट अपॉइंट करते हैं उसमें भी अपन अपनी ताकत इनको देते हैं, पावर्स इनको देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकते हैं। तो जब अपन पावर्स इनको देते हैं और हम जो भी ये थर्ड पार्टी के साथ में करके आ रहा है उससे बाइंड होना स्वीकार करते हैं, यानी कि हमारे पास में इसके ऊपर कुछ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है हम दोनों का, तभी तो हमने इसको हमारे बिहाफ पे एक्ट करना और इसके कामों से बाइंड होना स्वीकार किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी एक तरीके का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो न तो उसमें सीक्रेट प्रॉफिट कमाना है, न ही खुद के अकाउंट पे एजेंट को डील करना है। ठीक है, प्रॉपर अकाउंट्स देना है, विश्वास वाला रिलेशनशिप है। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है धंधे के दौरान उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। मतलब विश्वास पात्र आदमी ये सब काम नहीं करता है। ठीक है, पढ़ना चालू करें आगे? यस सर। तो ड्यूटीज के बाद, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट पूरी करते हैं। ड्यूटीज के बाद में अपन क्या चालू करेंगे सर? राइट्स ऑफ एन एजेंट। ठीक है सर, राइट्स ऑफ एन एजेंट। चलिए ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट चालू करते हैं। पहली पढ़ भाई, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल और Yes, sir. Custom. An agent is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal, or in the absence of any such directions, according to the customs which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. कस्टमरी प्रैक्टिस किन When बातों से इफेक्ट होगी?
कि सर एजेंट जो है या तो प्रिंसिपल से डायरेक्शन ले ले, बताओ सर मुझे क्या करना है, या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो करेगा। कस्टमरी प्रैक्टिस किस बात पे डिपेंड करेगी? देखो, कोई डायरेक्शंस नहीं है तो कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन है तो फिर कस्टमरी प्रैक्टिस गई तेल लेने, ठीक है। यदि डायरेक्शंस दिए हैं तो पहला हमारा काम है डायरेक्शंस फॉलो करना, डायरेक्शंस नहीं है तो कस्टमरी प्रैक्टिस। कस्टमरी प्रैक्टिस किन दो बातों पे डिपेंड करेगी? जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस की कस्टमरी प्रैक्टिस हो तो, और जिस जगह पे हो उस जगह पे की क्या कस्टमरी प्रैक्टिस है। इन दो पे डिपेंड करेगी कि कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है जो एजेंट फॉलो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड। कपड़े के धंधे में हो तो कपड़े के धंधे में 1 महीने की उधारी चलती है तो कस्टमरी प्रैक्टिस हो गई है, 1 महीने का उधार एजेंट दे सकता है माल प्रिंसिपल का बेचते में, ठीक है। या फिर कपड़े के धंधे में भी मान लो आप बैठे हुए हो कोलकाता में, ठीक है, और सूरत में अलग कस्टमरी प्रैक्टिस चलेगी और कोलकाता में अलग कस्टमरी प्रैक्टिस चलेगी। तो सर जिस जगह पे हो उस और जिस तरीके के धंधे में हो उस बात पे डिपेंड करेगा कि कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कस्टमरी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, When the agent acts otherwise and any loss is sustained by the principal, agent must indemnify principal, and if any profit occurs, he must account for it. accrues, occurs नहीं है, accrues है, and if any profit accrues he must account for it। देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, यस सर। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दिए लेकिन एजेंट ने फॉलो नहीं किए, या फिर प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस थी पर एजेंट ने उसको फॉलो नहीं किया, तो इस कारण कुछ नुकसान हो जाता है एजेंसी बिजनेस में। जो इसको करने को दिया था उसमें कुछ नुकसान हो जाता है। सर इसने अपना काम पूरा नहीं किया ना, ढंग से नहीं किया ना तो इंस्ट्रक्शंस या फिर कस्टमर प्रैक्टिस फॉलो नहीं किया ना, ये सब नहीं किया काम पूरा, तो अपने कामों से जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए ये प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करेगा। एजेंट वुड इंडेमनीफाई द प्रिंसिपल क्योंकि उसने ये दोनों में से जो भी था वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, क्या ये बात पहली समझ में आई? यस सर। बट इफ एनी प्रॉफिट अक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट। लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने के कारण यदि एडिशनल कोई ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो गया तो वो किसको देना है? सर प्रिंसिपल। सर अजीब बात क्यों? फिर भाई लॉ है भाई, अपन क्या करें? तुम्हारा काम था इंस्ट्रक्शंस या कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो करना, तुमने नहीं किया, उसके कारण कोई नुकसान हो गया तो तुम इंडेमनीफाई करोगे, फायदा होता है तो वो प्रिंसिपल को दे देना है। विश्वास वाला रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो भी दोनों, पहले एक पढ़। Example, A, an agent is engaged for managing business of B, in which it is a custom to invest money at hand for interest. If A omits to make such investment, he must indemnify B for the losses, that is, for the interest B would have obtained for such investment. ठीक है, जिस धंधे में ए और बी प्रिंसिपल एजेंट बने थे वहां की कस्टमरी प्रैक्टिस थी कि भाई पैसा फ्री पड़ा है, जितने दिन के लिए फ्री है उतने दिन के लिए ब्याज भट्टे पे चढ़ा देना चाहिए ताकि लॉस ना हो पैसे का, ठीक है। पर एजेंट ने ऐसा नहीं किया जिसके कारण प्रिंसिपल को ब्याज का नुकसान हो गया, तो वो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा एजेंट को, ठीक है, प्रिंसिपल को वो पैसा देना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल, B, a broker in whose business it is not the custom to sell on credit, sells goods of A on credit to C. C becomes insolvent before payment. B will indemnify A for the losses. कस्टमरी प्रैक्टिस थी ही नहीं कि कभी उधार पे माल बेचा जाए, वो माल का नेचर ही ऐसा था उस धंधे का, ठीक है। फिर भी एजेंट ने बेच दिया और पैसा नहीं आया, फिर अब उस गलत काम किया ना एजेंट ने, कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं की, उसके कारण जो भी नुकसान हो रहा है वो सब के लिए इंडेमनीफाई करेगा एजेंट प्रिंसिपल को, ठीक है जी। सेकंड ड्यूटी की तरफ चलते हैं, लेकिन उस ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, ठीक है, उससे पहले सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लीजिए।